नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारे इस डिस्कशन का, वह एक किस्म से काफ़ी हॉट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स भी मुझसे इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जो नए क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि मोर देन 60 to 70% डिस्कशन इसी को लेकर होता है। आज का टॉपिक है अबाउट मैरिटल लाइफ। दोस्तों, एक सवाल जो बार बार उठता है मेरे सामने, मोस्टली क्लाइंट से बताते हैं कि उनकी शादी से पहले उनकी हॉरोस्कोप मिलवाई गई, उनके पेरेंट्स ने उनकी कुंडली मिलवाई, खास करके अगर अरेंज मैरिज हुई हो, यहाँ तक कि इवन लव मैरिज भी हुई हो, तो पेरेंट्स अगर मान गए हैं तो ऐसे में कुंडली मिलाई गई और यह चेक कराया गया कि वे मंगलिक हैं या नहीं हैं, और मांगलिक ना होने पर ही उनकी शादी हुई और अब उनकी शादी में डिस्टर्बेंसेस आ रही है। तो फिर ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि अगर मांगलिक है तो शादी नहीं चलेगी और मांगलिक नहीं है तो शादी चलेगी। दोस्तों, मांगलिक फैक्टर के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके बारे में आप डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अपने इसी चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव पर जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको उससे ज़्यादा दोस्तों कुछ बताऊंगा। मांगलिक इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से एक शादी खराब होती है। उसमें भी मेनली हेल्थ का डिस्टरबेंस होना या लड़ाइयाँ होना ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है। दोस्तों, मांगलिक जो बनता है वह मंगल प्लैनेट यानी कि मार्स प्लैनेट को लेकर बनता है। हाउएवर, आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंगल प्लैनेट अपने आप से सेपरेशन कराने की तरफ नहीं आता है। वो झगड़े करवा देगा लेकिन सेपरेशन नहीं कराएगा। यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्रों के अनुसार मंगल प्लैनेट की कुछ पोजीशंस ऐसे भी देखी जाती हैं जिससे कि यह पता लग सके कि शादी सही से चलेगी या नहीं चलेगी और कपल के बीच में कौन सा पार्टनर है जो शादी को ज़्यादा चलाना चाह रहा है। दोस्तों, शनि, सूर्य, राहु और केतु, ये वो 4 ग्रह हैं कुंडली के जो कि सबसे आगे रहते हैं सेपरेशन कराने के लिए। उनमें भी शनि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जो कि एक शादी के अंदर डिस्टर्बेंस करवा सकते हैं। फिर राहु केतु भी करवाते हैं। सूर्य हेल्थ प्रॉब्लम्स से देते हैं, दूरी करवा देते हैं। यहाँ तक कि जो पॉजिटिव प्लैनेट्स माने जाते हैं, ऑस्पिशियस प्लैनेट्स माने जाते हैं, यानी कि बृहस्पति और शुक्र और चंद्र, वे भी सेपरेशन करवाने में सक्षम रहते हैं। आज का जो वीडियो है ये सिर्फ हम मेरे क्लाइंट्स के लिए या हमारे उस जनता के लिए, उन सब दोस्तों के लिए नहीं है जो सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि उनको शादी में डिस्टर्बेंसेस क्यों हो रही है। आज का वीडियो थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज यूज़ करूँगा और ये मेरे उन मित्रों के लिए भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी के एंथुसियास्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। दोस्तों, जो हमारा बेसिक हॉरोस्कोप होता है जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं या टेवा बोला जाता है काफ़ी पंजाब साइड की लैंग्वेज में, वह चार्ट तो काम करता ही करता है। साथ में बड़ा फेमस चार्ट है जिसको नवांश चार्ट बोलते हैं, D9 बोलते हैं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस बारे में तो हम सबको बताया ही गया है, खास करके शादी के मैटर के अंदर नवांश चार्ट को देखना, D9 को देखना बहुत ही ज़रूरी है इन एडिशन टू अदर्स। लेकिन आज मैं एक आपको ऐसा सूत्र बताता हूं दोस्तों, D9 के अलावा एक शादी सही चलेगी, लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए D30 चार्ट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। D30 चार्ट को जब हम देखते हैं तो हमको ये पता लग सकता है कि वह शादी एक अच्छी चलेगी या अच्छी नहीं चलेगी। उसके अलावा हमारा जो मेन हॉरोस्कोप होता है, अगर सपोज कीजिए शादी नहीं हो रही है, बच्चों की एज बढ़ती जा रही है, 25 साल, 30 साल,
32 साल के हो गए आपके बेटा या बेटी, शादी नहीं हो रही है, सब तरह से संपन्न हैं, अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, तो भी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे में यह भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि आप एज पेरेंट्स तो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे खुद से शादी करना चाहते हैं? क्या उनका मन सेटल्ड है शादी करने के लिए? ऐसे में दोस्तों ज़रूरी हो जाता है कि ये पता करें कि उनका मन आखिरकार कितना सेटल्ड है, कितना नहीं है, कितना वे खुद से डिसीजन ले रहे हैं कि शादी वो करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए उनके चार्ट के जो लग्नेश हैं, उनकी राशियां कौन सी हैं, वो सब देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, यदि मेन बर्थ चार्ट के अंदर लग्न पे या सप्तम भाव जो शादी का माना जाता है उस पर, या लग्नेश पर या सप्तमेश पर यदि शनि, राहु, केतु, सूर्य का कोई इफेक्ट हो, मंगल का कोई इफेक्ट हो, तो ऐसे में शादी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जो मांगलिक के फैक्टर्स बताए वो तो है ही हैं। उसके अलावा दोस्तों, यदि कुंडली का लग्नेश सपोज कीजिए कि मेन हॉरोस्कोप में डिस्टर्ब नहीं है, तो हमें नवांश भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वह मेन कुंडली का लग्नेश जो है वो नवांश यानी D9 कुंडली के अंदर कहीं छठे, आठवें या 12वें जो भाव हैं D9 के, उनसे तो अफेक्टेड नहीं है, या D30 के छठे, आठवें या 12वें भाव से तो अफेक्टेड नहीं है, या D9 या D30 के जो छठे, आठवें भाव या 12वें भाव की राशियां हैं वह कहीं D1 जो मेन हॉरोस्कोप है उसकी लग्न की राशि तो नहीं है। दोस्तों, ये बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति की शादी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, कितनी चल पाएगी, कितनी नहीं चल पाएगी, सुखपूर्वक शादी चल पाएगी या सुखपूर्वक नहीं चल पाएगी। दोस्तों, सेपरेशन कराने के लिए बृहस्पति और शुक्र देव भी इतने एक्टिव हो जाते हैं, यदि उनको अपना ही घर मिल जाए, कि आपको लगता नहीं है कि सेपरेशन होगा, लेकिन सेपरेशन हो जाता है। इसलिए एक हॉरोस्कोप का बहुत सूक्ष्म तरीके से एनालिसिस करना शादी से पहले दोनों हॉरोस्कोप्स का बहुत ज़रूरी होता है, और शादी के बाद भी एक सूक्ष्म तरीके से हॉरोस्कोप्स का एनालिसिस करके एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए कि शादी किस तरीके की हो सकती है, और उस चीज़ को हम जो कपल है वह समझ ले, ताकि जो आने वाला समय है उसमें यदि कोई तकलीफ आए तो कपल उन सबको इग्नोर कर सके, दूर कर सके, अवॉइड कर सके, और जानते हुए कि ये मुश्किलें आनी हैं उनको मैनेज करते हुए अपनी शादी को खुशपूर्वक चला सके। दोस्तों, सिर्फ मांगलिक होना या ना होना इज़ नॉट सफिशेंट, सिर्फ गुण देख लेना इज़ नॉट सफिशेंट। यदि कुंडली मिलवानी है शादी से पहले तो पूर्ण कुंडली मिलवाइए, हर तरीके से चेक करवाइए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद डिस्टरबेंस नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो है कि डिस्टरबेंस आएगी तो किस तरीके की आएंगी और उनको कैसे मैनेज करना है। नमस्कार।